बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो ही शेयर करनी है आपके साथ। स्टोरीज़ ये हैं कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के, वज़ीर बातदबीर साहब के बयान के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक जारी हैं। यूएनओ ने पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान की किसी भी इंटरनेशनल, किसी भी वो एयरलाइन जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, उसने कहा है कि सफ़र ना करे हमारा अमला। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा धचका है, और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। दूसरी स्टोरी कि बताया जा रहा है ना जनाब, कर्ज़े फ़लाँ हमने ये लिए। ज़रा आज ज़रा एनालिसिस तो करें, ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर तो देखें कि किस हुकूमत ने कितने कर्ज़े लिए। और योमिया कर्जा यानी एक दिन का कर्जा, खान साहब बड़े हिसाब किताब करके देते थे ना। आपका एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो इतना मकरूज हो जाता है, ज़रा उसको देखें और हुकूमत के अपने दिए हुए फिगर के मुताबिक देखें वो क्या चक्कर है, ये बताऊंगा। पहली बात, आ जाए जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के बयान के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक जारी हैं जनाब, ठीक है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने तमाम इदारों और एजेंसीज के स्टाफ को हिदायत जारी कर दी हैं कि PIA समेत, यानी जो हमारी नेशनल एयरलाइन है, PIA समेत पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी एयरलाइन पर सफ़र ना करें। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी भी एयरलाइन पे, PIA के अलावा बाकी भी जो एयरलाइंस हैं उन पे भी सफ़र ना करें। वजह क्या है? क्योंकि पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं, इस वजह से सफ़र नहीं करना। और मशकूक किसने बनाया? आपको मालूम होगा, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी आपकी हुकूमत के वजीर, फेडरल वजीर, वफाकी वजीर, वजीर हवाबाजी, वो जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े ईवान कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि इतने सौ पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। फिर उसके बाद हमने कल्टियां और कलाबाजियां भी मारी और वो गलत भी साबित हुआ, बहुत सारी चीजें गलत भी साबित हुई। उस पर मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो की थी कि ये जाली नहीं थी और इस तरीके से। तो ये बयान क्यों दिया गया? उस बयान की बदौलत यूरोपीय यूनियन समेत पूरी दुनिया में PIA पर पाबंदी लगी, अरबों रुपए का लॉस हुआ, PIA बैठ गया। अब तक भी उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं जनाब, और अब तक भी वही। तो अब मैं ये बताऊं, मुझे बस सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि मुझे ये बताया जाए कि अब मैं शुक्रिया किसका अदा करूं? शुक्रिया सरवर खान का हूं, शुक्रिया कप्तान का हूं, शुक्रिया नया पाकिस्तान का हूं, या किसी और का शुक्रिया अदा करूं? ये हालात तो ये, अब ये देखें, जरा देखें, एक एक लफ्ज इसका कीमती है। एडवाइजरी जारी की गई UN सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ने, UNSMS ने, और उसने लिखा है बाकायदा कि ड्यू टू ड्यूबियस लाइसेंसेस caution is advised on the use of पाकिस्तान रजिस्टर्ड एयर ऑपरेशंस। तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जितने भी एयर ऑपरेशन है ना, उन पे सब पे PIA समेत सब पर पाबंदी है। हमारा स्टाफ उसमें सफर नहीं कर सकता। दिस caution is recommended to all UN एजेंसीज इंक्लूडिंग द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी UNDP भी, ठीक है ना, WHO भी, UNHCR भी, ये रिफ्यूजीज वाला, फूड एग्रीकल्चर भी, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी UN के इदारे हैं, जो भी UN से रिलेटेड एजेंसीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हैं, पाकिस्तान रजिस्टर्ड एयरलाइन पे वो सफर नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, इसका फाइनेंशियल नुकसान तो खैर है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सिंबॉलिक नुकसान है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा किसी एयरलाइन को इस तरीके से अपने स्टाफ को मना कर दे और शकूक व शुबात जाहिर कर दे और उसको डाउटफुल बना दे, तो फिर हम अपने गिरबान में झांके ना। इसको डाउटफुल किसने बनाया है? उसको डाउटफुल अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं बनाया, हमने खुद बनाया है। इसका मतलब है कि UN का जो जितना भी स्टाफ है पाकिस्तान में ये UN ऑफिशियल हैं जो काम कर रहे हैं, वो PIA समेत किसी पाकिस्तानी एयरलाइन पर सफर नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी अब बताया जा रहा है कि बहुत ही मिन्नत समाजत के बाद, बहुत ही हेक्टिक एफर्ट्स के बाद UN ने अलाउ किया अपने स्टाफ को सिर्फ सेरीन एयरलाइन पर सफर करने के लिए, बाकी तमाम PIA समेत तमाम के तमाम, ठीक है। खैर, पाकिस्तान रजिस्टर्ड एयरलाइन पर भी सफर करना ना करना किसी को मना हो जाए, और खास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, तो हमारे लिए काबिल अफसोस और शर्मनाक मकाम है, शर्मनाक बात है। लेकिन खास तौर पे PIA जो कि एक नेशनल एयरलाइन है, उसका नुकसान तो फिर आपको पता है ना, डायरेक्ट कौमी खजाने को टीका लगता है ना, वो तो इस तरीके से ना। अच्छा, दिलचस्प बात बताऊं
अब आपको क्या पता, मुझे नहीं मालूम, आप इसको दिलचस्प बात कहें या आप इसको दिल जलाने वाली बात कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान रजिस्टर्ड काम एयर पर कहा है कि सफर बेशक करो, यानी अफगान एयरलाइन पर सफर कर सकते हैं। और हालात ये है, हालांकि ये एयरलाइन जो है ये अफगानिस्तान में जो काम एयर रजिस्टर्ड है, अफगान रजिस्टर्ड, इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑडिट के मुताबिक ये एक अंडर परफॉर्मिंग सिविल एविएशन अथॉरिटी है। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो अंडर परफॉर्मिंग सिविल एविएशन अथॉरिटी है उस पे आप कर सकते हैं, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी की ऑडिट के मुताबिक ये एयरलाइन अंडर परफॉर्मिंग है। हमारी एयरलाइन अंडर परफॉर्मिंग नहीं थी, हमने खुद उसका सत्यानाश किया है, हमारे वजीर बातदबीर के बयान ने सत्यानाश किया है। अब ये वो खान साहब हैं जो मिसालें देते थे कि अयूब खान के दौर में पीआईए दूसरे नंबर पे थी, फलां दौर में पीआईए पहले नंबर पे थी। भाई आप ये बताना है आपके दौर में किस नंबर पे चली गई है? आपके दौर में तो सिफर से नीचे चली गई है, पाबंदियां लग गई हैं। इसी तरह से आप देख लें सोमन एयर जो कि ताजिकिस्तान की है, उज्बेकिस्तान एयरवेज जो कि उज्बेकिस्तान की है, ये भी अंडर परफॉर्मिंग सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं, अंडर परफॉर्मिंग एयरलाइंस हैं, लेकिन इस पे भी इजाजत है। अब आप इराकी एयरलाइंस, उस पे भी इजाजत है। हम अफगानिस्तान और इराक से नीचे चले गए हैं। अब मैं इसीलिए तो पूछता हूं कि ये किसका शुक्रिया अदा करूं, ये आपने भी फैसला करना है। अच्छा, ये एडवाइजरी कब इशू हुई? हालांकि ऐसी कोई भी एडवाइजरी, जो जानने वाले हैं माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हर फील्ड के, उनको पता है ऐसी कोई एडवाइजरीज जो होती हैं वो खुफिया रखी जाती हैं। लेकिन जैसे भी ये आ गई, सामने बाहर आ गई, तो लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये एडवाइजरी गुलाम सरवर खान साहब के उस बयान के बाद इशू हुई है कि जिसकी वजह से ये सारी तबाही हुई है, जो वो जाली लाइसेंस वाला, पायलट्स की जाली लाइसेंस वाला वो जो बयान था। अब आप एक तरह से देख लें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारे जो है ना इस पे, यानी उन्होंने ये कहा, लुब्बे लुबाब ये है कि आप अफगानिस्तान के एयरलाइन पर सफर कर लो, पाकिस्तान की एयरलाइन पर सफर नहीं करना। और वजह ये बताइए, उनका अपना वजीर कह रहा है इनके पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। जाहिर है भाई, कौन जिंदगी को इस तरीके से दांव पे लगाए, कौन इस तरीके से रिस्क ले कि जब आप खुद कह रहे हो कि मेरा जो ड्राइवर है, जो पायलट है, उसका लाइसेंस ही जाली है, तो फिर कौन इस तरीके की। अब आप अंदाजा करें, इंसाफ आप पे है। अब आ जाए जनाब कर्जे वाली बात पर। मैंने कहा ना, वो एक प्रोग्राम में डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से जब पूछा गया कि जनाब हुकूमत ये कहती है कि माजी की, असल में ये जो है ना, मैं किस तरह से बताऊं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और धूल झोंकने के लिए और लॉलीपॉप देने के लिए ये बात हो रही है कि जनाब माजी की हुकूमतों की चीज़ों को ठीक करने के लिए हम कर्जे ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई डॉक्टर साहब कि ये वाकई माजी की हुकूमतों को, उन्होंने कहा कि मैं लाइटर नोट से शुरू करूंगा और मैं ये पूछूंगा कि जो पिछली हुकूमत के सेक्रेटरी फाइनेंस थे वही तो वज़ीर आज़म साहब के मुआविन ख़ुसूसी हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो हफीज़ शेख साहब हैं, पिछली हुकूमत के जरदारी साहब के थे, वही उनके मुशीर ख़जाना हैं। अब वो शायद वज़ीर ख़जाना भी बनने जा रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद। तो अब बात यह है कि जो पिछलों के सारे वो थे फाइनेंस के एक्सपर्ट, वही तो आपके, उनसे जरा पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनसे जरा पूछ लीजिए कि ये खराबी पिछलों की है या आपकी है। अच्छा, अब आप आ जाए जरा स्टेट बैंक की फिगर्स पे। स्टेट बैंक यानी ये वो फिगर है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, ये वो फिगर है जो मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही है, ये वो फिगर है जो गवर्नमेंट खुद दे रही है, गवर्नमेंट के खुद इदारे दे रहे हैं। जरा सुनिएगा, इंसाफ आप कीजिएगा। पीपल्स पार्टी के खान साहब ना माफ कीजिएगा, खान साहब हर जलसे में कंटेनर के हर खिताब में कहते थे, बड़ा हिसाब कर करके जनाब, कि जी 6000 तक का कर्जा इन मुशर्रफ साहब तक था, फिर इन दोनों ने उस कर्जे को 24,000 तक पहुंचाया, फिर कुछ तकरीरों के आगे तकरीरों में हमने 27,000, फिर आगे अगली तकरीरों में हमने 30,000। हालांकि सागदार साहब मेरे अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि ये जो 30,000 कहते हैं वो लायबिलिटीज होती हैं, वो हुकूमत को अदा नहीं करनी होती। लेकिन खैर, वो अगर ये लायबिलिटीज शामिल करेंगे तो फिर इनके कर्जे में भी वो लायबिलिटीज शामिल की जाएंगी, फिर वो सिर्फ हमारे में ही की जाएंगी। लेकिन सारे कहते हैं, स्टेट बैंक के जो फिगर बता रहे हैं कि जो कर्जा था उन तक वो क्या था। अब मैं बताता हूं, 5 साल के दौरान, जरा सुनिएगा, 5 साल के दौरान पीपल्स पार्टी ने कर्जा लिया 8,000 अरब। ठीक, 8,000 अरब। ठीक, उससे पहले 6,000 था ना मुशर्रफ साहब था। यौमिया कर्जा कितना बनता है? एक दिन का कर्जा 4 अरब
40 करोड़ रुपए, यह पीपल्स पार्टी का कर्जा। पीपल्स पार्टी ने कितना लिया अपने 5 साल में कर्जा? 8,000 अरब। एक दिन का कर्जा कितना बनता है? 4 अरब 40 करोड़ रुपए। अब आ जाएं नून लीग पर। नून लीग ने अपने 5 साल में 2013 से 2018 5 साल में कुल कितना कर्जा लिया? 10,000 अरब। कितना? 10,000 अरब। पीपल्स पार्टी ने लिया था 8,000 अरब, इन्होंने लिया 10,000 अरब। इनका यौमिया कर्जा कितना बनता है, यानी एक दिन में इन्होंने कितना लिया? 5 अरब 60 करोड़ रुपए। पीपल्स पार्टी का एक दिन का 4 अरब 40 करोड़ रुपए। अच्छा, अब ये इनका, अब इनका दोनों का कर्जा मिलाएं तो कितना बनता है? 24,000 अरब। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद यानी कि जब पहुंच गया, वैसे तो 18,000 अरब बनता है, लेकिन जहां तक कर्जा पहुंच गया वो कितना बना? 24,000 अरब, क्योंकि मुशर्रफ साहब के जमाने में 6,000 अरब समथिंग तक था। ठीक, समझ आ गई? अच्छा, पीटीआई की जनाब 5 साल नहीं, पीटीआई के 2.5 साल भी नहीं, 29 महीने, क्योंकि ये फिगर आए थे नवंबर तक के। ठीक है ना, स्टेट बैंक के ये फिगर जो हैं ये नवंबर तक के आए हैं, नवंबर 2020 तक, क्योंकि उसमें उससे ऑनवर्ड यानी उनके तकरीबन यूं समझ लें कि 29 महीने काट लें या 28 महीने काट लें, इतने तक के ये फिगर आए थे। ठीक। पीपल्स पीटीआई ने कितना कर्जा लिया इन 29 महीनों में, या आपने 2.5 साल से भी कम अरसे में कितना कर्जा लिया जनाब? 11,610 अरब। 5 सालों में नहीं, 11,610 अरब सिर्फ 2.5 साल से भी कम अरसे में ये पीटीआई की हुकूमत ने लिया। उन दोनों ने, अगर आप उन दोनों के कर्जे को मिलाएं तो उनका 10 साल में जो कर्जा बन रहा है वो 18,000 है, 10 साल में दोनों हुकूमतों का। और माशाअल्लाह पीटीआई ने 11,610 अरब सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के अरसे में, उससे भी कम अरसे में ले लिया। अब एक यौमिया जो कर्जा है, जरा फिर से सुनिएगा, पीपल्स पार्टी का यौमिया कर्जा, एक दिन का कर्जा 4 अरब 40 करोड़ रुपए, और पीएमएलएन का एक दिन का कर्जा 5 अरब 60 करोड़ रुपए, और जनाब पीटीआई का एक दिन का कर्जा 13 अरब 10 करोड़ रुपए। उन दोनों को मिलाएं फिर भी आगे चले जाते हैं। तो माशाल्लाह अब कर्जा कहां जंप कर गया। उनके जमाने में तो 34,000 अरब पे था ना, मुशर्रफ साहब के जमाने में 6,000 अरब, और फिर जब उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत आई और वो खत्म हुई हुकूमत, तो उतने तक कर्जा पहुंच गया था 24,000 अरब। अब माशाल्लाह अब ये हुकूमत जारी है, जारी और सारी है, और 35,800 अरब तक ये कर्जा पहुंच चुका है, यानी तकरीबन यूं समझ लें कि 36,000 अरब तक ये कर्जा पहुंच चुका है। जो उनका एक दिन का कर्जा पीपल्स पार्टी का और नून का दोनों को भी मिलाएं तब भी इनका एक दिन का कर्जा ज्यादा बनता है पीटीआई का। तो माशाअल्लाह जो खान साहब हिसाब कर करके देते थे कि जी आपका जो बच्चा भी पैदा हो रहा है ना उस पे 80,000 का कर्ज है, जो बच्चा भी पैदा हो रहा है ना उस पे 90,000 का कर्ज है, हर बच्चे पर लाख रुपए का कर्ज है। अब मैं जरा प्लीज आप जरा हिसाब कीजिए, मेरे ख्याल में हर बच्चे पर 2 लाख से ज्यादा कर्ज है, पैदा होने वाले बच्चे पर भी 2 लाख से ज्यादा कर्ज है। अब तो जरा हिसाब थोड़ा सा कर लीजिए ना कि 36,000 अरब तक जो कर्जा पहुंच चुका है। जो योमिया आपका कर्जा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के योमिया से भी डबल ज्यादा है, उन दोनों को भी मिलाएं तो उससे भी ज्यादा है। उन्होंने जो अपने 10 सालों में 18,000 अरब लिया, आपने सिर्फ 2.5 साल से कम अरसे में तकरीबन 11,500 अरब से ज्यादा ले लिया है। ये बातें होती हैं सिर्फ माजी की बातें करके अवाम को लॉलीपॉप देने की। अब जरा 5 साल, हम तो कहते हैं अल्लाह करे पूरे करें, 5 साल पूरे किए ना तो ये कर्जा चढ़ के कितना हो जाएगा। और जरा ये भी देख लीजिएगा कि नून लीग ने प्रोजेक्ट्स कितने लगाए, नून लीग ने मोटरवेज कितने बनाए, नून लीग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट कितने बनाए, नून लीग ने कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए। जरा सुनिएगा, जरा देखिएगा, फिर इसको भी जरा एनालाइज कीजिएगा और किस तरीके से, और इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स लगाए। किसी एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें जो मेगा प्रोजेक्ट लगाया हो और अब ये फीते काट रहे हो। हाँ, ये फीते जरूर काट रहे हैं, लेकिन नून लीग वाले प्रोजेक्ट्स पर या पीपल्स पार्टी या किसी और हुकूमत के पिछली हुकूमत, खासतौर पर नून लीग के प्रोजेक्ट्स पर, उनकी तख्तियों पर अपनी तख्तियां लगा के फीते काट रहे हैं। इन्होंने अपना कोई मेगा प्रोजेक्ट, भाई मेगा प्रोजेक्ट बनाया होता ना
तब तो है कि आपने कर्जा लिया। भाई आप पेशावर बीआरटी को मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, लेकिन वो इसमें तो नहीं शामिल ना, वो तो पिछली दफा हुआ था ना, ठीक है। लेकिन उस मेगा प्रोजेक्ट्स का भी हाल क्या हुआ है कि अभी तक बसें जलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।